तो गुड आफ्टरनून क्लास, हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल चैप्टर खत्म कर दिया था, वो कार्य और ऊर्जा हम लोगों ने खत्म कर दिया था। आज नया चैप्टर है सरल मशीन। सरल मशीन के अंदर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से इसके अंदर पार्ट होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तोलक क्या होता है और तोलक के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। तो सरल मशीन क्या होती है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि मशीन क्या होती है। तो मशीन वह साधन है जिसकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा, सरलता पूर्वक किया जा सके, वो मशीन है। ये दो प्रकार की मशीनें होती हैं, एक हमारी सरल मशीन होती है और एक हमारी जटिल मशीन होती है। सरल मशीन जो कि जो आजकल हम लोग दैनिक कार्यों में अपना जो प्रयोग करते हैं, जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी सरल मशीन है। और जटिल मशीन की बात करें तो जटिल मशीन जैसे कि हमारी साइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, तो ये सब हमारी क्या है, जटिल मशीन है। मतलब इसको समझना जल्दी आसान नहीं होता है, और छोटे मोटे काम भी होते हैं हम लोग सरल मशीन से कर लेते हैं। जटिल मशीन की बात करते हैं तो जटिल मशीन जो बनी हुई होती है, किसी सरल मशीनों से मिलकर के बनती है। सरल मशीनें मिलकर के एक जटिल मशीन बनाती हैं। अब सरल मशीन की बात करते हैं कि भौतिक में सरल यंत्र या सरल मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो यांत्रिक कार्य होता है तथा नियत दूरी तक पिंड का विस्थापन होता है। ठीक है, तो सरल मशीन क्या होती है, किसी इसमें क्या है, हम लोग बल लगा करके किसी पिंड का विस्थापन कर सकते हैं सरल मशीन पे। सरल मशीन में जब पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी वस्तु या किसी पिंड का जब विस्थापन करना होता है तो हमें बल लगाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि वस्तु का भार के कारण हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। हो सकता है कि अधिक बल प्रयोग करने पर भी वो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित ना हो, तो उसको विस्थापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। ज्यादातर सरल मशीन जो होती हैं, अधिकतर जो सरल मशीनें होती हैं, वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, ज्यादातर सरल मशीनें जो होती हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर इस प्रकार से बल लगाया जाए कि वस्तु अपनी अक्ष के चारों ओर घूर्णन करने लगे, मतलब घूमने लगे। ठीक, अब जैसे कार्य की बात करें तो एक तो हमारा रेखीय हो गया कि अगर हम किसी वस्तु को विस्थापित करना चाहते हैं तो उसका रेखीय विस्थापन होता है कि हम लोग पहले जो उसकी पोजीशन थी, फिर उसके बाद जहाँ उसकी नई पोजीशन आ गई है, तो वो हमारा रेखीय हम लोग क्या कहते हैं उसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसमें निकाल लेते हैं कि ये वस्तु जो है इतनी से इतनी दूरी तक चल गई है। लेकिन बहुत सी ऐसी कार्य होते हैं जो मतलब गोल गोल मतलब जो घूर्णन मतलब अपने अक्ष से घूम करके होते हैं। जैसे घड़ी का चलना, एक घड़ी जो होती है वो क्या घूर्णन तो करती है, अपने अक्ष पे बराबर घूमती रहती है। तो ये क्या इसका मतलब ये घड़ी कोई कार्य नहीं कर रही है, करती है, वो भी कार्य करती है, वो घूम। अगर हम उसका विस्थापन निकालेंगे तो कुछ समय बाद उसका विस्थापन शून्य निकलेगा। जैसे कोई सुई है जो 12 से चलना शुरू करती है, फिर 12 पे फिर पहुंच जाती है, तो उसका विस्थापन शून्य होगा। लेकिन ये जो हमारी जो गति होगी, ये हमारी घूर्णन गति कहला रही है, वो हमारी रेखीय गति होती है। जैसे कि साइकिल चलाना हो गया और बस ट्रक जो भी चलते हैं, ये हमारी गतियाँ कैसी हैं, रेखीय गति हैं। लेकिन जो रेखीय गति जो हो रही है और जो हम लोग बस साइकिल की बात कर रहे हैं, इसमें जो पहिए लगे हुए होते हैं, वो क्या है, वो घूर्णन गति कर रहे होते हैं। घूर्णन गति करते हैं मतलब एक पॉइंट चलना शुरू होता है और फिर घूम के फिर वही पॉइंट वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक अगर हम पहिए की बात करें तो उसमें एक बिंदु को निशान बना देते हैं और उसको हम घूर्णन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो निशान हमको फिर से प्राप्त हो जाता है। मतलब उसका विस्थापन अगर हम निकालेंगे रेखीय रूप से अगर उसको निकालेंगे तो उसका हमारा शून्य निकलेगा। लेकिन अगर हम उसको कोण के रूप में निकालेंगे तो उसका विस्थापन हमको दिखेगा। तो तो हम लोग बात कर रहे थे, बल आघूर्ण की बात कर रहे थे। ठीक है, तो बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं कि अधिकतर हमारी सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है, ये भी एक बार बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, मतलब किसी वस्तु पर इस प्रकार से बल लगाया जाए कि वह वस्तु अपने अक्ष के परितः, अक्ष मतलब ये कोई मतलब फिक्स पॉइंट, मतलब वो जो बिंदु है वो स्थिर बिंदु है,
स्थिर बिंदु के चारों ओर चक्कर काटने लगे, तो वो जो हमारी गति होती है वो हमारी घूर्णन गति कहलाती है और ये बल आघूर्ण हमारा कहलाता है। तो अब ये है कि भौतिक में सरल यंत्र या सरल मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना पड़ता है। जब इस पर बल लगाया जाए तो यांत्रिक कार्य होता है। ठीक है, यांत्रिक कार्य, जो यांत्रिक ऊर्जा हमने बताई थी वो उसी में से यांत्रिक कार्य होता है, तथा जो हमने कार्य बताया था वही हमारा यांत्रिक कार्य है, तथा एक नियत दूरी तक किसी किसी पिंड का विस्थापन होता है। कोई कार्य करने के लिए जैसे किसी पिंड को 1 मीटर ऊपर उठाना है तो आवश्यक कार्य की मात्रा नियत होती है, परंतु इस कार्य के लिए आवश्यक बल की मात्रा कम हो जाती है यदि यह अल्पतर बल अधिक दूरी तक लगाया जाए। अर्थात समान कार्य करने हेतु दो विकल्प हैं, कम बल अधिक दूरी तक लगे या अधिक बल कम दूरी तक लगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो लिखा गया है ये समझ में नहीं आया होगा। ये जब हम बल आघूर्ण के सिद्धांत पे आते हैं तब हम देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु पे अगर हमें बल लगाना है, किसी वस्तु को हमने बताया कि अक्ष के परितः जो स्थिर बिंदु उसके परितः जब घूर्णन करती है, ठीक है, तो जब हम उस वस्तु पे बल लगाएंगे तो जितनी दूरी पे हम बल लगाएंगे उतना हमें कम बल लगाना पड़ेगा और वो वस्तु अधिक से अधिक विस्थापित होगी। ठीक, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग दरवाजा होता है, दरवाजा एक फिक्स पॉइंट उसमें होता है जहाँ पे उसको कब्जा हम लोग बोलते हैं, जो उसमें लगा हुआ होता है वो फिक्स पॉइंट होता है। अब उसी के चारों तरफ वो चक्कर काटता है दरवाजा जो होता है। अगर हम जो उसका पॉइंट है, जो उसका अक्ष है वहां पे बल लगाएंगे तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा और अधिक बल लगाएंगे और विस्थापन भी कम हो सकता है या होगा भी तो हमें हमारा बल ज्यादा प्रयोग होगा। लेकिन जितनी हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, जितनी दूरी पर हम बल लगाएंगे उतना हमें बल कम लगाना पड़ेगा और विस्थापन हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादातर हमने बताया कि सरल मशीनें क्या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जैसे कि ये कुछ सिंपल मशीनें दे रखी हैं, इसमें क्या है एक फिक्स पॉइंट है, मतलब एक बिंदु ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे कि ये जो झूला दे रखा है, शीशा वाला जो झूला है, इसमें क्या है एक बिंदु जो है वो स्थिर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलम्ब, आलम बोलते हैं उसको। ठीक, तो वो बिंदु जो फिक्स होता है ये वस्तु उसी के चारों तरफ चक्कर काटती है, या चारों तरफ नहीं काटती पर उसी के आसपास ही चक्कर काटती है। अब सरल सरल मशीन के प्रकार निम्नलिखित है। नत समतल एक क्या है, सरल मशीन जब हमें किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाना होता है उसको उठाने की बजाय अगर हम नत समतल मतलब किसी समतल का प्रयोग करें जो तिरछा हो, जो एक ढलान के रूप में हो, तो हम वस्तु को आसानी से ऊपर पहुंचा सकते हैं। या नीचे उतारना हो तो एकदम से ये नहीं कि उसको छोड़ दें, धीरे धीरे करके उसको नीचे उतार सकते हैं। पहिया और धुरी ये भी क्या सरल मशीन के प्रकार हैं। उत्तोलक जो होते हैं, लीवर जो होते हैं, ये भी एक सरल मशीन के प्रकार हैं। घिरनी हो गई, पन्नी पन्नी हो गई और पेंच, ये सब सरल मशीन के प्रकार हैं। ठीक है, ये एक हमने पेज लिया है। अब हमने बल आघूर्ण की जब बात किया है तो बल आघूर्ण टी बराबर होता है एफ इंटू एस। ठीक है, बल आघूर्ण की बात करें तो टी हमारा क्या है, बल आघूर्ण है और इक्वल टू क्या होता है, बल एफ, एफ वो जो बल है और एस वो मतलब
वो के जो हमारा केंद्र होता है या हम जो फिक्स पॉइंट हमारा है जहाँ पे वस्तु जिसके परितः हमें चारों तरफ चक्कर काट रही है, वहाँ से लेकर के और जहाँ पे बल लगाया जा रहा है, वहाँ तक की दूरी। या ये कह सकते हैं कि जैसे कि बैल जो कोल्हू जो होते हैं, उस तरीके से गोल-गोल बैल उसमें चलता रहता है। तो उसमें जो डंडा बीच में डंडा होता है, उसके बीच की दूरी पे जो बल लगा रहा होता है वहाँ से और केंद्र जो जहाँ पे कोल्हू होता है, वहाँ तक की दूरी जो है, वो हमारी एस कहलाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल यही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम t को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब t की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं, t इक्वल टू 1 कर देते हैं, मतलब हमने इसको कांस्टेंट कर दिया कि इतना तो मतलब कार्य होना ही होना चाहिए। तो फिर हम क्या देखते हैं कि f इक्वल टू सॉरी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s। ठीक है, ये कैसा है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बल एस जो है वो क्या है? जो छड़ होगी, जो भी हम उसमें जो भी छड़ हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम दरवाजे की बात कर रहे हैं, तो कब्जे से लेकर के और जहाँ पे बल लगाया जा रहा है वहां तक की दूरी हमारी क्या कहला रही है? एस कहला रही है, जहाँ पे बल लग रहा है उसकी दूरी कहला रही है। तो जो बल है वो किसके मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, किसके? जो जहां तक की दूरी, मतलब जितना कम बल लगेगा उतना ज्यादा हमारा विस्थापन दिखेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये अगर बल बढ़ रहा है तो हमारा वो घट रहा है कि जो दूरी होगी वो कम हो रही होगी। ठीक है, अगर बल कम हो रहा है तो इसका मतलब कि विस्थापन हमारा ज्यादा होगा, मतलब बल की जो विस्थापन की दूरी है वो ज्यादा हो रही होगी, मतलब जहां से बल लगा दे रहा है उसकी दूरी ज्यादा हो रही होगी और इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सकेगा, टी की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो ये एक बल आघूर्ण का सिद्धांत होता है, इसमें बस इतना ही है। ठीक है, अब बल के जो सरल मशीन होते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहले हम लोग उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं, या मशीन या लीवर इसको हम लोग बोलते हैं। उत्तोलक या लीवर उस युक्ति को कहते हैं जो किसी निश्चित बिंदु के परितः चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। यह एक सीधी एवं टेढ़ी छड़ होती है जो तो इसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जो इसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजाइन किया जाता है। तो जैसा हमने बताया था कि ये बल आघूर्ण के सिद्धांत, ज्यादातर सरल मशीनें बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है कि जो एक अक्ष के परितः ये चारों तरफ चक्कर काट सकती है। तो उत्तोलक के कुछ भाग भी होते हैं, जैसे कि आलम की बात करते हैं। लीवर जिस बिंदु के परितः चारों ओर घूमता है उसे लीवर का आलम कहते हैं, मतलब कि जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। जैसे कि हम घड़ी की बात करते हैं, घड़ी में एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे सुई जोड़ी जाती है
और वो सुई जो होती है उसी बिंदु के चारों तरफ चक्कर काटा करती है। तो वो हमारा जो जो बीच का जो सेंटर जो जहाँ पे घड़ी की सुई जुड़ी होती है, वो हमारा आलम कहलाता है। इसी तरीके से जो शीशा का जो झूला होता है, जो ऊपर-नीचे चलता है, एक साइड में बैठ के दूसरा साइड वाला उसको अप डाउन होता है, तो बीच का जो पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है? वो आलम कहलाता है। आयास क्या होता है? लीवर में प्रयोग प्रयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे लीवर का आयास कहते हैं। ठीक है? जब जैसे किसी वस्तु को हमको उठाना है किसी पटरे की सहायता से या किसी डंडे की सहायता, तो बीच में हमारा आलम हो गया और जो उसपे बल लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आयास कहलाएगा। भार तो मालूम है लीवर द्वारा किया गया कार्य तथा लीवर द्वारा उठाया गया बोझ भार कहलाता है। ठीक है, इस चित्र में देखिए ये जो आलम है, जो बीच का बिंदु है, जो फिक्स पॉइंट है, वो हमारा आलम कहलाएगा। जहाँ से भार जहाँ पे भार होगा उसको हम लोग जहाँ पे भार रखा जाता है वहाँ से और आलम तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? भार भुजा कहलाती है और जहाँ पे बल लग रहा है वहाँ से लेकर के और आलम तक की दूरी हमारी आयास भुजा कहलाती है। दो छोटे पॉइंट और हैं कि लीवर या मशीन का यांत्रिक लाभ क्या है? लीवर द्वारा उठाया गया भार तथा लीवर पे लगाया गया आयास के अनुपात को लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग निकालते हैं अनुपात निकालते हैं समय कि बल ज्यादा लग गया और भार कम कम उठाया तो ये चीजें जो अनुपात निकाला जाता है वही हमारा यांत्रिक लाभ कहलाता है। मशीन या लीवर का वेगानुपात किसी किसी मशीन या लीवर में आयास द्वारा तय की गई दूरी तथा भार द्वारा तय की गई दूरी को मशीन का दूरी को के अनुपात को मशीन का वेगानुपात कहते हैं। मशीन का वेगानुपात आयास बिंदु बिंदु द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने कुछ लीवर या उत्तोलक के प्रकार। अब उत्तोलक के प्रकार कौन से होते हैं? प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में इस प्रकार के लीवर में आलम्ब आयास के बीच में कहीं होता है। ठीक, आलम्ब जैसे अभी हमने चित्र दिखाया था कि जो आलम्ब है वो बीच में होगा और दोनों तरफ एक तरफ आयाम होगा, दूसरी तरफ हमारा भार होगा। इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, बीच में ये आलम यूज किया जा रहा है, बीच में आलम है और एक तरफ भार है, दूसरी तरफ जो है बल लगाया जा रहा है, मतलब आयास है। इसके उदाहरण है कैंची, प्लास की उखड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, संसी आदि। ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। इनका यांत्रिक लाभ वही कि आयास बटे भार। ठीक है, जो कितना बल लगाया जा रहा है और कितना उसका भार है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक या एक से कम ज्यादा या बराबर कुछ भी हो सकता है। तो ये उनके चित्र है। प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं वो कौन सी कैंची हो गई, प्लास हो गया, ये सब प्रथम प्रकार के हैं। इसमें देखेंगे कि जैसे कैंची के हम एग्जांपल लेते हैं, कैंची में जो बीच में जो क्या होता है केंद्र होता है और वो जो उसके चारों तरफ ही मतलब चक्कर काटता है। एक मतलब फिक्स पॉइंट होता है और जो बल लगता है वो पीछे की तरफ लगता है और भार उसके आगे की तरफ लगता है और बीच में हमारा क्या होता है आलम्ब होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक इस प्रकार के लीवर में आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है। ठीक है, इस चित्र में देखिए कि जो आलम है वो एक साइड में आ गया और भार कहाँ पे आ गया? बीच में आ गया। देखिए प्रथम प्रकार में क्या था? आलम बीच में था, भार और आयास किनारे किनारे थे। इसमें क्या हुआ? इसमें भार बीच में आ गया, आलम और आयास किनारे पे आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। इसका एग्जाम्पल है सरौता आने को निचोड़ने की मशीन, कब्जे वाला दरवाजा एवं एक पहिए की कूड़े वाली गाड़ी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए।
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, भार और आलम के बीच में होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, भार और आलम के बीच में होता है। अब क्या है कि जो बल लगाया जा रहा है वो बीच से लग रहा है और भार और आलम क्या हो गया, किनारे पे आ गया। जैसे चिमटा, खेत जोतने वाला हल, मनुष्य का हाथ आदि इसके उदाहरण हैं। तृतीय श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मशीन और लीवर का उपयोग, चक्र या धुरी का प्रयोग कुएं से पानी खींचने के लिए किया जाता है। स्क्रू जैक का प्रयोग कार, ट्रक, बस आदि के नीचे से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। स्क्रू जैक जो होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कील और स्क्रू में क्या फर्क होता है कि कील को अगर हम निकालना चाहे तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन स्क्रू जो होती है वो जल्दी नहीं निकल पाती। उसका रीजन क्या है, उसमें जो चूड़ियां लगी होती है, जो चूड़ियां होती है वो क्या करती है, बिल्कुल अंदर जाके चिपक जाती है और वो जो है जल्दी बाहर नहीं निकलती। इसी तरीके से जो स्क्रू जैक होता है उसमें चूड़ियां होती हैं और वो क्या करती हैं, वो मतलब जो स्क्रू जैक होता है उसमें उसको फंसा लेती है और धीरे धीरे करके उसको ऊपर उठाती है। दांतेदार पुलियों वाले संयोजन को गियर कहते हैं। गियर का प्रयोग मोटरसाइकिल तथा वाहनों में किया जाता है। आनत तल का प्रयोग ट्रक आदि इसमें भारी सामान चढ़ाने तथा उतारने के लिए किया जाता है। एक छोटी सी वीडियो है, उसको आप लोग देखिए। पहिया कैसा है? ये वाला जिस पर रस्सी घूम रही है। हाँ, इसे पुली कहते हैं। ये पानी को आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है। पर कैसे? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं इसे खींचता हूँ। आह, आह, अरे ये तो बहुत मुश्किल है। ओह, अब इस बाल्टी को खींचने की कोशिश करो। हाँ, ये खींचने में आसान है। तुम्हें पता है, तुम उसे पुली की वजह से खींच सके। इसे साधारण मशीन कहते हैं। मशीन क्या होती है? वो उपकरण जो हमारे काम को आसान बनाते हैं उन्हें मशीन कहते हैं। कार और पंखे भी मशीन होती हैं, पर वो जटिल मशीन होती हैं। पर पुली एक साधारण मशीन है। उपकरण जो हमारे काम को आसान बनाते हैं उन्हें मशीन कहते हैं। क्या तुम मुझे और साधारण मशीनें दिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल, इस गार्डन में ही बहुत सारी साधारण मशीनें हैं। मेरे साथ आओ। देखो, ये भी एक साधारण मशीन है। तो स्लाइड एक साधारण मशीन है। हाँ, इसे देखो। वो सामान को चढ़ाने के लिए स्लाइड का इस्तेमाल कर रहा है और ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, इसे झुका हुआ तल या इंक्लाइन प्लेन भी कहते हैं। देखो, इससे काम आसान हो गया। हाँ, इसलिए स्लाइड को साधारण मशीन भी कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन। वाओ, क्या तुमने उसे देखा? वो कितनी तेज गया। हाँ, हम तो पैदल चल रहे हैं, वो साइकिल पर था। हाँ,
अपनी पहियों की वजह से साइकिल तेज चल पाती है। इस टेम्पो को देखो, तो पहिए यात्रा करने और वजन पहुंचाने के काम आते हैं। तो पहिए भी साधारण मशीन होते हैं? पहिए! ओ यहाँ देखो माली क्या कर रहा है। वो एक छड़ी की मदद से एक बड़े पत्थर को सरकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस छड़ी को लिवर कहते हैं। ओह, लिवर। चलो मैं तुम्हें इसके अलग अलग हिस्से दिखाती हूँ। लिवर! हे, ये एक बिंदु पर फिक्स है। हाँ, जो हिस्सा फिक्स है उसे फल्क्रम कहते हैं। देखो वो अपने हाथों से और जोर लगा रहा है। इसे एफर्ट कहते हैं। यहाँ पत्थर को क्या कहते हैं? इसे लोड कहते हैं। क्या तुम जानते हो लिवर कई प्रकार के होते हैं? उम्म, कई प्रकार के लिवर? हाँ, देखो यहाँ फल्क्रम बीच में है और यहाँ देखो। ओह, यहाँ व्यक्ति के द्वारा एफर्ट दिया जा रहा है। हाँ, अब फल्क्रम दूसरी तरफ है और लोड बीच में है। हाँ, पहले फल्क्रम दूसरी तरफ था और यहाँ ये बीच में है। चलो मैं तुम्हें एक और प्रकार दिखाती हूँ। ओह, यहाँ एफर्ट बीच में है। हाँ, लोड एक तरफ है और फल्क्रम दूसरी तरफ है। चलो एक और तरह का लिवर देखते हैं। तो क्या आप तुम मुझे बता सकते हो इस साधारण मशीन में फल्क्रम कहाँ है? ओह हाँ, यहाँ बीच में है और फिक्स है। और एफर्ट कहाँ लगाया गया है? एफर्ट पीछे से लगाया गया है और लोड आगे रखा गया है। तुम जानते हो कि ये भी एक साधारण मशीन है? हाँ, ये एक कील की तरह दिखती है। हाँ, ये एक कील ही है, पर इसमें ग्रूव है। क्या तुम बता सकते हो ये ग्रूव कैसे सहायक है? हे, कील आसानी से बाहर आ सकती है, पर ग्रूव की वजह से नहीं आती। क्या तुम इसका कोई उपयोग बता सकते हो? हम्म, हम अपने कपड़े दीवार पर लगे स्क्रू पर टांगते हैं। स्क्रू! ओह, इसके कई और प्रयोग भी हैं। इस स्क्रू जैक को देखो। मेरे पापा की कार में भी एक है। देखो, स्क्रू जैक में घूमता है और जिससे कार उठ जाती है। हे, मुझे नहीं पता था कि एक साधारण स्क्रू भी कार को उठा सकता है। ओह हाँ, इसीलिए तो इन्हें साधारण मशीन कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े काम करती है पर बहुत साधारण है। आज मैंने इन चीजों के बारे में सीखा। पुली, इंक्लाइंड प्लेन या तिरछे तल, पहिया, 3 प्रकार के लिवर और स्क्रू। ठीक है, तो आपने देखा, वीडियो में दिखाया कि कौन-कौन से जो जो सरल सरल मशीनें हैं, उनका कौन-कौन कहाँ-कहाँ पे प्रयोग होता है। ये वीडियो के द्वारा आपको बताया गया। तो जैसे उसमें बताया गया था कि एक पेंच भी होता है, पेंच हमारी स्क्रू है, ये स्क्रू मतलब पेंच की एक हमारी क्या है, सरल मशीन है। पेंच या बोल्ट एक प्रकार की यांत्रिक युक्ति है जो 2 भागों को परस्पर कसने का काम करती है। यह किसी धातु के बेलनाकार दंड पर वर्तुलाकार चूड़ियां काटकर बनाया जाता है। ठीक है। आमतौर पर पेचों का यह शीर्ष होता है। यह पेच के एक सिरे पर विशेष रूप से गठित अनुभाग है। पेच को शीर्ष से घुमाया जा सकता है या कसा जा सकता है। पेच को कसने के लिए पेचकस एवं पाना जैसे औजारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहिया या धुरी। पहिया में जब एक दंड को जोड़ देते हैं तब प्रबंध पहिया धुरी कहलाता है। यह भी एक सरल मशीन है। मोटर कार स्टीयरिंग पहिए धुरी के उदाहरण हैं। धुरा दंड द्वारा आयास के स्थानांतरित करने वांछित वांछित दिशा में मोटर कार को घुमाया जा सकता है। ठीक, अगला है हमारा घिरनी। कि कुएं से पानी
कुएं से पानी घिरनी की सहायता से बड़ी आसानी एवं सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। क्रेन से भी घिरनी की सहायता से भारी बोझ को उठाना सुविधाजनक व सरल होता है। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। इसके बाद क्या है हमारी जटिल मशीन। जटिल मशीन सरल मशीनों के संयोग से बनती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो हमारी जटिल मशीनें होती हैं वह सरल मशीनों के संयोग से बनती हैं। ट्रक, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि जटिल जटिल मशीन है। अधिकांश मशीनें धातुओं से बनी होती हैं, अतः इसके रख रखाव में विशेष सावधानी होनी चाहिए। घर्षण कम करने के लिए इसमें ग्रीस लगाना चाहिए। मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ज्यादातर जटिल मशीनें किससे बनी होती हैं? सरल मशीनों से मिलकर के बनती हैं। और जैसे कि हमारा ट्रैक्टर हो गया, क्रेन हो गई, क्रेन, आटा चक्की, ये सब हमारी क्या है? जटिल मशीन है, लेकिन ये मशीनें किससे? सरल मशीनों से मिलकर बनी होती हैं। साइकिल का पहिया जो होता है वो गति करता है, लेकिन वो क्या है? घूर्णन गति और रेखीय गति दोनों तरीके से करता है। जैसे साइकिल का पहिया जो होता है वो क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है, लेकिन जो साइकिल से दूरी जो तय की जा रही है वह रेखीय गति हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों तरीके की गति संभव होती है। सिलाई मशीन, ठीक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि ये सब क्या है? जटिल मशीनें हैं। अधिकांश मशीनें धातु से बनी होती हैं। इसके रख-रखाव में विशेष सावधानी होनी चाहिए। मशीनों को अच्छे प्रयोग के लिए, उनके घर्षण को कम करने के लिए उसमें हम लोग ग्रीस या चिकनाहट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप अटेंडेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। एक चैप्टर आज पूरा खत्म, उत्तोलक, सरल मशीन। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ज़्यादा इसके बारे में लिखना नहीं है, बस इसमें क्या उत्तोलक और कुछ सरल मशीनों के बारे में हमको लिखना है। ये चैप्टर इतना ही है। अगर किसी को कोई समस्या इस चैप्टर में, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वो हमसे पूछ सकते हैं, या मतलब कि आप व्हाट्सएप के द्वारा भी मतलब पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।